हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ के आए थे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने प्रपोज किया था। ओके, एंड साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने इस पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए एक इक्वेशन भी दिया था जिसको बोला गया है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। एंड साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने एक्चुअली एक्सप्लेन किया था कि किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जहाँ होती है उस एटम के अंदर उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस प्लेस को बोला गया है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आज के इस वीडियो में इसी पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया थे कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बेसिकली साइंटिस्ट नील बोर थे उनका जो कंसेप्ट था डेफिनेट एनर्जी का एंड सर्कुलर ऑर्बिट का, राइट। साइंटिस्ट नील बोर ने क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, एंड उन हर एक एनर्जी लेवल्स की या ऑर्बिट्स की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। तो इसका कोई रियल मीनिंग रह नहीं जाता है क्योंकि साइंटिस्ट हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात बोल दिए थे कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम आप एक ही टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से साइंटिस्ट नील बोर का जो ये कंसेप्ट था वो एक्चुअली कोई सेंस का नहीं रह जाता है। ओके, तो इस तरीके से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल नेचर मतलब वेव्स और पार्टिकल दोनों नेचर कैरी करता है इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड इस बेसिस पे साइंटिस्ट हेजनबर्ग का जो प्रिंसिपल था वहाँ से एक आइडिया निकलता है कि किसी एक एटम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे न्यूक्लियस के चारों तरफ, राइट, किसी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इस चीज़ का आइडिया आया है हमको साइंटिस्ट हेजनबर्ग के प्रिंसिपल की वजह से, राइट। तो ये कहाँ है एग्जैक्टली जो ये किसी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस प्लेस को फिर एक टेक्निकल टर्म दिया गया, उसको नाम दिया गया उस प्लेस को, उसको बोला गया एटॉमिक ऑर्बिटल। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए अब यहाँ से दो नए टर्म्स निकलते हैं, आइगन फंक्शन एंड द आइगन वैल्यू। तो ये जो साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने जो उनका इक्वेशन दिए थे, वेव इक्वेशन दिए थे, तो साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलती है हमको साई की, जिसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते थे, राइट। तो इस साई की जो परमिसिबल वैल्यू, जो परमिसिबल मतलब जितनी पॉसिबल वैल्यू है, ओके, जितना परमिशन है कि इस वैल्यू के रेंज में आ सकता है, तो ये जो इस साई की परमिसिबल वैल्यू है उसको बोला गया आइगन फंक्शन। एंड ये जो परमिसिबल वैल्यू थी उसको आइगन फंक्शन बोला गया। पर जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हमको उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू मिली, राइट, जो हमको ई की वैल्यू मिली, ऑब्टेन हुई, उस वैल्यू को बोला गया आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एक एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी, फिक्स एनर्जी होती है, ओके। एंड ये इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये ब्रोगली वेव्स थी एंड ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स है जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेरिएबल प्रॉपर्टी है, ये चेंज होते रहती है। एंड इसी वजह से बहुत सारे केसेस में इन दोनों की ही वैल्यू यानी कि ब्रोगली वेव्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स की वैल्यू डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि किसी एक इलेक्ट्रॉन की किसी एक एटम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोजीशन फाइंड करना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन के, यानी कि स्क्वायर ऑफ द साई के, राइट, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ पे एग्जैक्टली किसी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस हिस्से में, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है वो तब होती है जब वहाँ पे इस साई स्क्वायर की वैल्यू यानी कि
वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, किसी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस भी प्लेस पे साई स्क्वायर की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलती है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स कि किसी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा वहाँ होगी जहाँ पे इस साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे अगर मैं इस डायग्राम से समझाऊँ कि ये हमारा बेसिकली एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ओके, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमको सबसे ज़्यादा साई स्क्वायर की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस न्यूक्लियस के पास मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस न्यूक्लियस के पास में होगी। एंड जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगी। तो ये हमने कैसे जज किए? सबसे पहले हमने साई स्क्वायर की वैल्यू को आइडेंटिफाई किए एंड जहाँ पे जिस प्लेस पे हमको साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम मिली वहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। ओके, इतना क्लियर है। तो जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किए कि किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो हम जज करते हैं कि स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, राइट। तो जहाँ पर किसी एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस एरिया में, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। एंड इसके अलावा कुछ रीजन ऐसे भी होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो इसका मतलब वहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू आपको कम मिलेगी। तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, जीरो नहीं होती है। हालांकि वो नेग्लिजिबल वैल्यू मिलने वाली है बट जीरो नहीं बोल सकते आप स्टूडेंट्स। ओके, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से अगर इन समरी में बताऊं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है तो आप ये बोल सकते हैं कि किसी एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो हिस्सा, वो स्पेस जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, आप उस स्पेस को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अगर हम न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है उसकी पोजीशन की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ मिल्की क्लाउड, यानी कि बहुत सारा क्लाउड है, क्लाउड में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। एंड उस क्लाउड को, मिल्की क्लाउड को नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस प्लेस पे हमको मिलते हैं एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस प्लेस को बोला गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, तो यहाँ पे इस क्लाउड की डेंसिटी कितना घना होगा वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे डेंसिटी भी क्लाउड की ज़्यादा होगी। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी देखे थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ पास में हमको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पे जो ऑर्बिट से जो लाइन हमने ड्रॉ की थे वो ज़्यादा क्लोजर थी, ज़्यादा डेंस थी। ओके, एंड जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए वो लाइन या ऑर्बिट जो हम ड्रॉ करते हैं वो कम डेंस होती है। ओके, तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस के पास वाले हिस्से में हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एंड जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम डेंस हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स नोटिस करने वाली बात ये है कि आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट जनरली आपको स्फेरिकल शेप में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्फेरिकल होता है फिर एलिप्टिकल होता है, लेकिन अगर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल अलग अलग डिफरेंट शेप में हो सकते हैं। ओके, अब ये ऑर्बिटल का जो शेप है वो कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि उसके पास एनर्जी कितनी है। आ रहा है समझ में? यानी किसी एटम में अगर आप ऑर्बिट रिप्रेजेंट करते थे तो ऑर्बिट को आप स्फेरिकल शेप या फिर एलिप्टिकल शेप से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन ऑर्बिटल आपको अलग अलग शेप में मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन इज कमिंग कि कौन कौन से शेप होते हैं एंड एनर्जी पे कैसे डिपेंड करते हैं। तो एनीवेज वो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।